सामने ध्यान दें, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड. विल बी डूइंग वेरी टिपिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. कुछ आपके पास है, कुछ मेरे पास है. हमें बोला गया कि आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालें. हमने सिंपल सा ले लिया, लेट अस टेक वाटर. पूछा गया हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो. वाटर इज H2O. तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18. आगे कुछ नहीं, 18 grams. ग्राम मॉलिक्यूलर मास. Am I right? And gram atomic mass of hydrogen is 1 gram. Am I right? फॉर्मूला देखो, ग्राम एटॉमिक मास कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट टाइप. कितने H हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना 18. तो क्या आंसर आया 2 बाय 18 इंटू 100. मतलब 200 बाय 18 का मतलब हुआ 200 बाय 18 का मतलब हुआ 10 से थोड़ा ज्यादा. हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे. आपने एग्जैक्ट डिवीजन नहीं करना है कि सारा दिन डिवीजन ही लगे रहे. समझ में आ गई बात. आपने 200 को किससे डिवाइड कर दिया 18 मींस ऑलमोस्ट 20. मतलब 10 से ऊपर आपका आंसर आएगा, पर बहुत ऊपर नहीं. समझ में आ गई बात. अगर हाइड्रोजन की परसेंटेज 11 के आसपास आती है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज 89% हो गई. क्यों? पर आप ऐसा सिर्फ वहां कर सकते हो जहां 2 ही एटम्स हों. जैसे वाटर में H और O था. जहां 2 से ज्यादा हों, जैसे HNO3. आपको H पता है, आप ये नहीं बता सकते कि N कितना है. आपको H और N पता होगा तब बता सकते हो कि O कितना है. का मतलब हुआ 2 पता हो तो तीसरे का बता सकते हैं, 1 पता हो तो दूसरे का बता सकते हैं. समझ में आ गई बात. अब इसी में ही इसका मतलब हमें हाइड्रोजन निकालने के बाद ऑक्सीजन निकालने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हम ऐसे लिख देंगे कि अगर ये इतना है तो ऑक्सीजन 89 रहा होगा. सुन लिया. करिए नेक्स्ट. परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4. परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CH4. फॉर्मूला वही लिखोगे क्या, ग्राम एटॉमिक मास किसका कार्बन का इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने 1 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना 16 मल्टीप्लाइड बाय 100. दिस इज परसेंटेज ऑफ कार्बन. From where we can get is 4 3s are 12 and 4 4s are and 4 25s are. So our answer is 25%. अगर इसमें कार्बन है तो और कौन है, सिर्फ हाइड्रोजन है. कार्बन है कितना है 75%. अगर इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है 25%, क्योंकि और कोई है ही नहीं. तो हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालें. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने 4 इंटू ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ग्राम. चेक करते हैं क्या हमने सही किया है. 4 बाय 16 इंटू 100. ये कितना आ गया हमारे पास 25%. अब यहां से कितनी चीजें पूछी जाती हैं सामने ध्यान दें. आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, मतलब ये. तो फिर आपको क्या दिया होना चाहिए उसकी परसेंटेज. आपको सेम फॉर्मूला आप कब लगाओगे
जो क्वेश्चन आपको दिया गया उसमें पूछा गया परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल के लॉस के बारे में बात करोगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा? परसेंटेज लॉस वाटर मींस ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसका भी लॉस हुआ, यहां वाटर बोला गया तो कौन आ जाएगा यहां 18 इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका लॉस हुआ, किसका हुआ? वाटर का हुआ, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको अप्लाई करो। बताओ क्वेश्चन क्या था जिसमें पूछा गया परसेंटेज लॉस water is on hitting, there was loss of the percentage loss on hitting Na 2CO3 dot 10 H2O। ध्यान यहां, वो कहता है कि इसको हीट किया, 286 ग्राम को आपने हीट किया। समझ में आ गई बात? और जब 286 ग्राम को हीट किया तो हमारे पास सिर्फ Na2CO3 बचा। तो अब आप देखो यहां इस फॉर्मूले में लिखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो गया, कौन गया? वाटर गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल थे उसके? 10। समझ में आ गई बात? डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका? 286 इंटू 100, मतलब आपका आंसर आ गया 180 परसेंटेज लॉस। आ गया 180 अपॉन 286 इंटू 100। 10 वाटर गए, एक वाटर का 18 था, 10 का 180 हो गया, डिवाइडेड बाय 286। सो 286 से डिवाइड कर दिया, कितना आया बताओ? 62.9। The hemoglobin from red blood corpuscles, that is RBC, of most mammal contain approximately 0.33% of iron। ये क्या दी है? कितनी दी है? 0.33। ओके, द मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, किसका? हीमोग्लोबिन का। तो मॉलिक्यूलर मास कहां लिखते थे हम? डिनोमिनेटर में। कितना है मॉलिक्यूलर मास बेटा? 67,200। ऊपर क्या लिखते थे आप? नंबर ऑफ एटम्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है? 56 के करीब, इनटू, क्या आपको यह पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नहीं, वही तो निकालना है। पूछ रहा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज दिस, द नंबर ऑफ आयरन एटम्स। मैंने उसकी जगह n लगा दिया। और क्या था फॉर्मूले में? इनटू 100। चलिए सब सॉल्व करिए। सो द n विच वी विल गेट इज 0.33 into 67,200, yes or no, divided by 5600, divided by 5600। ये आ गया जी। ये 2 0 से वो 2 0 खत्म हो गए। That is 672 into 0.33 divided by 56. 0.33 into 672 divided by 56 is coming out to be 3.96 एटम्स नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या आंसर आ गया? 4. So is there any answer which is 4? Yes, the answer is 4. पता लगा कैसे करना है? सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई 100 क्वेश्चंस हैं, होने सब ऐसे ही है। कभी वो
मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा, नंबर ऑफ एटम्स देगा. स्टार्ट डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैफीन. कैफीन कंटेन 28.9% नाइट्रोजन. लगाओ फॉर्मूला. परसेंटेज कितनी परसेंटेज है? 28.9% है. सो ये आ गया 28.9 इज इक्वल टू किसकी परसेंटेज है? नाइट्रोजन की. उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 14 इंटू नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं क्या? पूछा है. इसका मतलब n. सेम क्वेश्चन जो पिछला था, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दिया है क्या? दिया है जी. कितना? 194. तो जल्दी करो, क्या आंसर आया? इंटू 100. लो जी, हमारे पास n आ गया. यहां से n इज नंबर ऑफ एटम्स आ गए 28.9 इंटू 194 डिवाइडेड बाय, yes, divided by 1400. Yes or no? So how much this is coming out to be? 3.9 का मतलब हुआ, again we are getting it 4. Cortisone is a molecular substance containing 21 atoms. दिया हुआ है क्या? Number of atoms. किसके? कार्बन के. Mass percent is given. पूछ रहा है what is molar mass. Hurry up now. What is molar mass? So percentage लिखे है 69.98 is equal to 21 into 12. Yes, no? Divided by पता नहीं. वही तो पूछा है जी. डिवाइडेड बाय पता नहीं एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. व्हाट विल बी द मोलर मास? m इज, क्योंकि 69.98 आप लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि 300 के आसपास भी कोई नहीं है, वो तो 360 है. तो इसको मैंने ले लिया 70. इसका मतलब मुझे लग रहा है कि डिनोमिनेटर 70 से कम है, तो 360 से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो मैंने लिख दिया 360 वाला ऑप्शन कर दिया टिक. इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर. बोलो जी, आ गया? कर लोगे? हमने इतने क्वेश्चंस किए, एक ही चीज अप्लाई की. अब जितने भी मेथड्स आपने लगाए, वो सारे मेथड अब इस क्वेश्चन के अंदर लगाओ एंड टेल मी व्हाट इज योर आंसर. परसेंटेज कितनी है? 28 है. लग गया पता? इज इक्वल टू, बोलो शाबाश, इज इक्वल टू 14 इंटू 2. 2 एटम है ना बेटा? डिवाइडेड बाय 3m. अजी बोलो भी. प्लस 28 M3N2. n तो पता है ना कितना होता है? क्या m पता है? तो मैंने उसके लिए m ही लिख दिया. 3m प्लस 28 इंटू 100. ये सारी, इसका मतलब हुआ हमें कहना चाहिए 3m प्लस 28 is equal to 2800. Yes, no? Divided by 28. Yes, no? 2800 divided by 28. जी आ गया? आया सभी का? यहां से 100 आ गया बेटा. So 100 is equal to 3m plus 28. It means from here we should say 3m is equal to 100 minus 28. What is 100 minus 28? 72.
So what is atomic mass is m. M will be equal to 72 divided by 3, that is 24. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है कि जब कंपाउंड किसी एलिमेंट से बनता है तो उन एलिमेंट का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट का मतलब हुआ अगर कहीं 2:6 आया है तो नहीं लिखना है, सिंपलेस्ट करना है 1:3। सिंपलेस्ट का मतलब हुआ जिसके बाद उनको किसी फैक्टर से, कॉमन फैक्टर से डिविजिबल नहीं किया जा सकता, वो हुआ सिंपलेस्ट। ऐसा नहीं लिखना है कि एक 4 है तो दूसरा भी 4 है तो C4H4 आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। नो, आपने उसको सिंप्लीफाई किया, आ गया C2H2, वो भी नहीं। उसने कहा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। समझ में आई बात? का मतलब हुआ जब तक वो डिविजिबल होता रहेगा तब तक करते रहना है। 2 तरीके हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के। एक तरीका न्यूमेरिकल तरीका है, वो क्या है अभी हम बात करेंगे। दूसरा तरीका सिंपल तरीका है जिसको हम देख के बता सकते हैं। हमें बोला गया कि C2H2 जो कौन होता, एसिटाइलिन। बोला गया कि एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, तो C2H2 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आया, CH। तो C2H2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। बोला गया हमारे पास है C6H6, वो कौन है, बेंजीन। उसको सिंप्लीफाई करो, CH। मैंने कहा सिंपलेस्ट रेशियो लेना है। जो CH आया वो उसका क्या है, और अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH किसका था, एसिटाइलिन का। 2 का क्या, कितने भी कंपाउंड हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम फॉर मोर देन 1 कंपाउंड्स। पहली बात समझ में आ गई। मैं कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं, पहले समझा रहा हूं आपको कि आपने करना क्या है। इसका मतलब हुआ एम्पिरिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, समझ में आई बात, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। एक C2H2 है तो एक, तो फिर ये अलग अलग क्यों है, बिकॉज दोनों का मोलर मास अलग है। सुन लिया? तो अगर मोलर मास को, अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया आपने, एसिटिलीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दिया, तो ये बताओ कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इसका मतलब उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 13। और जो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी, इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी एक से ज्यादा का सेम हो सकता है। अब अगर दोनों में फर्क था तो वो था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास में। जहां एक एसिटाइलिन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, क्या फॉर्मूला था उसका, C2H2, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना था, 26, और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13। तो 26 को 13 से डिवाइड कर दो, 2। ये 2 है जिससे CH का एसिटाइलिन बनेगा। CH को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, C2H2। अगर हम बेंजीन देखें, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 मीन्स 12 6 72 प्लस 6 इज 78। 78 उसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
मास, उसको डिवाइड कर दो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, क्या आया 6। इट मीन्स उस CH को 2 से मल्टीप्लाई किया तो एसिटाइलिन बना, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो बेंजीन बना। इट मीन्स ये जो 2 या 6 है ये कहां से आ रहा है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास, एंड दिस n मल्टीप्लाई बाय इंपीरिकल फॉर्मूला इज, आपको बोला गया था कि अगर किसी का गैस का अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो क्या दिया होगा, तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होगा तो वेपर डेंसिटी दी होगी, आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और बन गया मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला मास तो उतना ही रहेगा, और वहां से आपको पता लग जाएगा n जो एसिटिलीन के केस में आया 2, जो बेंजीन के केस में आया 6, इसलिए उस CH ने जहां 2 से मल्टीप्लाई करके एसिटिलीन बना दिया, उसी CH ने 6 से मल्टीप्लाई करके बेंजीन बना दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी का इंपीरिकल फॉर्मूला 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के लिए भी सेम हो सकता है, यस और नो। अब जरा ये तो हो गया कि आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ था, कौन मॉलिक्यूल था, एसिटाइलिन दिया हुआ था। आपको कौन मॉलिक्यूल दिया था, बेंजीन दिया था C6H6। आपने आराम से सिंपल रेशियो में बोल दिया जी CH है। अब आपको कोई अननोन है तो क्या बता सकते हो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, अननोन में कैसे बताओगे आप, अरे कोई मॉलिक्यूल X है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, आप बताओगे उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, आपको तो पता ही नहीं है कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। कुछ समझ में आई बात, एक है कि आपको मॉलिक्यूल दिया और आपने उन एटम का सिंपल रेशियो लिया और बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि ये जो CH है ना, ये कहां से बना, ये CH कौन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब ये आपने मीथेन लिखा था, कार्बन की परसेंटेज 25 थी तो हाइड्रोजन की 75 थी, यही किया था कि कुछ और किया था, जी नहीं, हाइड्रोजन था 25 और कार्बन थी 70। जब एक की परसेंटेज पता थी तो आपको दूसरे की परसेंटेज पता लग गई कि नहीं। इसी तरह से आपको उस एक एलिमेंट की परसेंटेज दी हुई होगी, हो सकता है दूसरे की भी दी हुई हो, पर जहां 2 ही एलिमेंट होते हैं, मैंने कहा अभी अभी कि एक अगर 20 है दूसरा पक्का 80 रहा होगा, पूछने की जरूरत नहीं है, पर जहां 2 से ज्यादा है वहां पूछने की जरूरत है। समझ में आया बात, इसका मतलब अगर कहीं 2 का ही इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो किसी एक की परसेंटेज दी होगी तो दूसरे की परसेंटेज हम अपने आप ले लेंगे, पर कहीं 2 से ज्यादा एलिमेंट्स दिए होंगे तो हम उससे जरूर पूछेंगे परसेंटेज बता। अब क्या हुआ, जब आपने बोला कि कार्बन 75% है, का मतलब क्या हुआ, का मतलब हुआ कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों 100 ग्राम है तो उसमें से 75 ग्राम कौन है और 25 ग्राम कौन है। पहले दिन पहला फॉर्मूला मोल का, वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। कितना वेट इन ग्राम कार्बन का है CH4 में, 75 ग्राम, अभी तो बोला आपने, समझ में आई बात। और कितना वेट इन ग्राम हाइड्रोजन का है, तो आप क्या करोगे, दोनों के वेट इन ग्राम को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, क्या निकल जाएंगे, मोल्स, और फिर आ जाएगा
1 मोल ऑफ कार्बन एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और तब बना कौन? समझ में आई बात? मतलब जो आपने किया, अब लास्ट से पहले को करना है। अभी आपने क्या किया? परसेंटेज निकाली। कहां से निकाली? फॉर्मूले से। पता था ना आपको कि CH4 है। अगर आपको पता ही ना होता तो क्या अपनी तरफ से नंबर ऑफ एटम्स डाल सकते थे आप? क्या एक की परसेंटेज पता होती, दूसरे की हम बता सकते थे परसेंटेज, पर मोल नहीं बता सकते थे। अगर दूसरा यही ना होता पता कि हाइड्रोजन है कि कोई और है, तो नहीं बता सकते थे। अब हमें क्या है कि परसेंटेज पता है, भूल जाओ कि हमें यह पता है कि हम CH4 से चले। वो कह रहा है कि 25% हाइड्रोजन है। स्टार्ट डूइंग। 25% कहता हाइड्रोजन है, यही निकाला आपने। इधर देखो, व्हाट इज हाइड्रोजन? परसेंट मींस 25 ग्राम। राइट? तो परसेंटेज की जगह क्या लिखोगे? कितना? 25। कौन है 25? हाइड्रोजन है। तो ये बताओ कि उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ? अरे बोलो ना। 1 हुआ। ग्राम एटॉमिक मास 1 हुआ। अब ये बताओ कि दूसरा एलिमेंट कौन है? तो आपने क्या करना है? परसेंटेज को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। अब इस बात का आपने ध्यान रखना है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इज कॉल्ड मोल्स। अब बात ध्यान देने वाली यहां है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आया था, क्वेश्चन में पूछा गया था क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला मोल का रेशियो होता है? नहीं। क्यों नहीं? समझिए। अगर 25 ग्राम हाइड्रोजन है और 75 ग्राम कार्बन है, बन गया 100। अब हमने उनको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। सोचो, अगर इसकी परसेंटेज 30 होती तो क्या ये 75 होता? मतलब 70 होता। मतलब इसकी और इसकी परसेंटेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ये बढ़ा तो ये घट गया, अगर ये बढ़ा तो ये घट गया, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए? इसका मतलब अगर वहां 1 2 3 4 5 एलिमेंट हुए, एक की परसेंटेज 10, दूसरे की 20, तीसरे की 30, कितनी हो गई? 60। 20 यहां और 20 यहां, हो गई 100। अगर मैंने पहले की परसेंटेज को डिस्टर्ब किया ना, क्या सबकी सेम रहेगी? क्योंकि वो सारे एक दूसरे के ऊपर का मतलब, आप किसी को नानी बोलते हो तो रिलेशन मम्मा के साथ होता है, तो मम्मा के रिलेटिव नानी है और पापा के रिलेटिव दादी है। अगर पापा की मम्मा है तो वो दादी है, और अगर मम्मा की मम्मा है तो वो नानी है। का मतलब इसकी परसेंटेज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोल। रिलेटिव मोल, मोल नहीं। मोल तो वो होता है जिसका दूसरे को कोई फर्क ही ना पड़े। यहां तो टोटल कितना है? 100। इसलिए अगर एक कम ज्यादा होता है तो सबके ऊपर फर्क पड़ता है। इनको मोल नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं? लिखा है यहां रिलेटिव मोल। सो वी शुड से, अब आई अगली बात, वी शुड से एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, empirical formula is relative moles of the atoms. Relative moles, not moles, relative moles. अब देखो रिलेटिव मोल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आया? इधर निकालिए रिलेटिव मोल्स।
उसी क्वेश्चन में निकाल लीजिए बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेटिव मोल निकाल लो। मैं इस पेज पे कर रहा हूं। कार्बन और हाइड्रोजन की क्या पता है आपको? पहले परसेंटेज, वो लिखो। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना था? 75। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और आपने लिखते हुए यह ध्यान जरूर रखना है कि वो सब 100 होने चाहिए, क्योंकि 2 का ही 100 हो गया, इसलिए आपने पूछा ही नहीं कि तीसरा कौन है। अगर ये 75 होता, ये 10 होता, आप जरूर पूछते भाई तीसरा कौन है। उसने ऊपर लिखा होता रेस्ट इज ऑक्सीजन, का मतलब हुआ अगर ये 75 है, वो 10 है, तो ऑक्सीजन 15 हो गया। वो हमने निकालना है। तो पहले तो आपको इंपीरिकल फॉर्मूला मास के लिए परसेंटेज दी होगी। कैसी परसेंटेज? ये 75 का यूनिट क्या है? ग्राम। कितने ग्राम में? परसेंट मींस 100 ग्राम में। तो याद रखो, इंपीरिकल फॉर्मूले में जब आप रिलेटिव मोल निकालते हो और वहां जो परसेंटेज दी हुई होती है, वो परसेंटेज हमेशा वेट बाय वेट होती है। व्हाट इज वेट बाय वेट? पहले का यूनिट भी वेट का यूनिट और दूसरे का यूनिट भी वेट का यूनिट। आप बोलो कार्बन कितना परसेंट है? 75%। मतलब परसेंट मतलब 100। तो दो चीजें हुई, एक हुआ 75 और एक हुआ 100। कहता पहले का यूनिट भी वेट का यूनिट, 75 के साथ क्या लगा दो? ग्राम। और दूसरे का यूनिट भी वेट का यूनिट, क्या? 100 ग्राम। इसका मतलब जितनी भी परसेंटेजेस यहां दी हुई होंगी, दोनों का यूनिट ग्राम ही होगा। और ग्राम होगा तो रिलेटिव मोल निकालना आसान होता है। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ये जो परसेंटेज है, समझ गए ना आप कि जो परसेंटेज होती है हमेशा वो कौन सी होगी? परसेंटेज बाय वेट होगी। बाय वेट मींस वेट अपॉन वेट। तो लो जी, 75 को कितने से डिवाइड कर दें? 75 को कितने से डिवाइड कर दें? क्या हो गया तुम लोगों को? मोल निकालने हैं और एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए रिलेटिव मोल निकालने हैं। हाउ व्हाट इज रिलेटिव मोल? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। कितना है? 12 ग्राम। 75 का यूनिट क्या है? ग्राम। 25 का यूनिट बताओ जी। 25 इज ग्राम। यस नो? डिवाइडेड बाय 1 क्या? ग्राम। वैसे 1 नहीं होता, एग्जैक्टली देखें तो 1.008 ग्राम होता है। लो जी, पता लग गया सभी को? अब हम क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे। अगर आप इस 1.008 को अप्रॉक्सीमेटली 1 लेते हो, तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से। कैसे निकालते हैं? कभी 10th तो की है आपने? अभी नहीं हुई है। आप भी ठीक बोल रहे हो सर, अभी रिजल्ट नहीं आया। वैसे तो पेपर तो दिए हैं, पता नहीं। इतने मत अनसर्टेन रहा करें आप। इसका मतलब हुआ 1 को मल्टीप्लाई कर दें 75 के साथ। आप क्या कर रहे हो अब आप कर रहे हो सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट बोला ना फॉर्मूले के अंदर। सिंपलेस्ट मीन 75 इंटू 1। यस नो? रेशियो 25 इंटू 12। यस और नो? 25 इंटू 12। आया या नहीं आया? आज ही आया कि नहीं आया? लो जी, सिंपलेस्ट रेशियो ये कितना है? 75। और ये कितना है? 25। कितना आ गया 75 की जगह? 3 रेशियो 12। क्या ये सिंपलेस्ट है? सिंपल है, सिंपलेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी डिविजिबल है।
इसका मतलब हुआ 1:4 इज द क्या, 1:4 इज द इंपीरिकल फॉर्मूला। बताओ क्या आया। तो हमने यहां से यह बता दिया कि CH4 से हमने परसेंटेज निकाली, परसेंटेज से वापस हमने इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला। अब सुनो, आपको दे दिया गया H2O। व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ H2O? ही इज राइट, H2O है तो इंपीरिकल फॉर्मूला H2O ही तो हुआ। सिंपल रेशियो क्या है? 2:1। अब उससे सिंपल क्या होगा भाई? व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ CH4? CH4 ही है। व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ NH3? NH3 ही है। समझ में आ गई बात। व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजीन? क्या होता है हाइड्रोजीन? हाइड्रोजीन इज N2H4। क्या इंपीरिकल फॉर्मूला हुआ? NH2। पता लगा या नहीं? इसका मतलब मैं फिर से कुछ बातें बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आज के बाद इंपीरिकल फॉर्मूले के लिए अगर उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होगा वहां से डायरेक्ट सिंपल रेशियो निकाल देंगे और बोल देंगे। अगर उसने फॉर्मूला ना दिया होगा तो हम क्या मांगेंगे उससे? परसेंटेज मांगेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे? नो, हम निकालेंगे रिलेटिव मोल्स। और रिलेटिव मोल निकालने के बाद उसका कर देंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जब तक कि वो ऐसे में कन्वर्ट ना हो जाए जिससे फर्दर डिविजिबल नहीं है किसी कॉमन फैक्टर से, तब तक। और तब हम बोलेंगे कि ये उसका इंपीरिकल फॉर्मूला है। हाइड्रोकार्बन हैविंग वेपर डेंसिटी 39, हाइड्रोकार्बन हैविंग वेपर डेंसिटी 39, if its empirical formula is CH, what would have been its molecular formula? खड़े होना है, बोलना नहीं है। Its empirical formula is CH, what would have been its molecular formula? क्या दिया है आपको? वेपर डेंसिटी से क्या निकालोगे? मोलर मास। 13 is empirical formula mass. So 13 6 78, तो N आ गया 6। So 6 into CH is C6H6। आ गया सभी का? Let us try this question. Hurry up now. वो कहता है कि बताइए अगर इतने % सोडियम है, इतने % सल्फर है और ऑक्सीजन है, कितने एलिमेंट हो गए? 3। सबसे पहला क्या देखना होगा कि जो परसेंटेज दी है वो तीनों को मिला के 100 है भी कि नहीं है। अगर नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है। 30 और 40 70 और 30 100, मतलब ठीक है। आ गया हमारे पास 29.11 डिवाइडेड बाय कितना? 23, एंड वी आर गेटिंग इट 1.27. Then the relative moles of sulfur is 40.51 divided by कितना? 32, again coming out to be 1.27. Yes, no. Then next is oxygen, which is 30.38 divided by 16. कितना आ गया जी? 1.9। ये क्या हो गया जी? रिलेटिव मोल। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में आपको बताऊं क्या हुआ। ये वैल्यू आ रही थी 1.268, मैंने क्या लिख दिया? 1.27। तो अगर मैं यहां एग्जैक्ट लिखूं, क्योंकि आगे उसने क्या दिया है कि भाई आगे क्या करना है?
उसको फिर राउंड ऑफ कर देना है, यस और नो? जब आप उसको राउंड ऑफ करोगे तो बताइए क्या आएगा? 1.27 नहीं था एग्जैक्टली वो। अगर आपने एक कॉलम और बनाया है तो आप इधर लिख सकते हो कि एग्जैक्टली था 1.267, एम आई राइट? एग्जैक्टली था 1.26878 के करीब, एग्जैक्टली था 1.89। फिर क्या कहता है वो? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। 1.26 किसकी हायर साइड में? सो व्हाट शुड आई राइट? 1.27। 1.267 आई शुड राइट 1.27। 1.89 आई शुड राइट 1.9। तो वो कहता है कि सिंपलेस्ट, ये वैल्यू यहां आनी थी, होल नंबर आगे आना था, ये वैल्यू इधर आनी थी बेटा ना। ये रो जो है ये वाली रो है और ये वाली रो है आगे, नहीं समझ रहे हो? इसको यहां लिखना है, होल नंबर में आपने कन्वर्ट कर दिया, कर दिया। अब आपके पास क्या क्या आया वो देख लो। आपके पास आया जी सोडियम आया, रेशो सल्फर, रेशो ऑक्सीजन। सोडियम कितना है? 1.27। सल्फर कितना है? 1.27। ऑक्सीजन कितना है? 1.9। यस और नो? अब आपको क्या करना है? इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। आपके पास जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देना है। सबसे छोटे हमारे पास 2 हैं, इसलिए हमने सोडियम और सल्फर को देखा तो वो 1:1 आया, यस और नो? और फिर हमने देखा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना आ गया? 1.9 डिवाइडेड बाय 1.27, 1.5 पक्का? सो दिस इज 1.5। आ गया। अभी तक ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। अब आप क्या करोगे? सामने ध्यान दो। आपके पास आ गया सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ये है 1, ये भी है 1 और ये है 15/10, है कि नहीं है? दोनों कितना है? 1/1। अजी बोलो भाई, ये भी कितना है? 1/1। आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। निकाल लिया। कितना एलसीएम आया? 10। 1 1 और 10 का कितना एलसीएम आया? 10 ही आया। सो 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? 10। यस नो? 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? 10। और 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 15। अभी भी वो सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है। अब आपने एक कॉमन फैक्टर देखना है। हमने देखा 5, 5 2 जा, 5 2 जा, 5 3 जा। सो हमारे पास आ गया 2:3। इसलिए हमारे पास आ गया द आंसर इज Na2S2O3। जो डाटा दिया गया है उससे हमारा आंसर ये आया, जिसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल थे तो उसको हम हाइपो भी कहते थे। आपको ये आ गया हमारा आंसर। पता लग गया कैसे करना है? परसेंटेज को आपने ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है और फिर उसका जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आएगा उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद उसका सिंपल रेशियो नहीं बल्कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर देना। अब इसने इस बार क्या किया, जरा सामने ध्यान दें। आपको गुमराह किया है। आप जरा ध्यान से देख लें इधर। आप ऐसे केस में क्या करोगे?
एक कंपाउंड कहता कितना था, 2.746 ग्राम था, सुन लिया। और एनालिसिस से पता लगा कि उसके पास 1.94 ग्राम सिल्वर है। सुना, आपको तो क्या चाहिए, पर उसने क्या दिया है। इसका मतलब आप इसको नहीं डिवाइड करने वाले 108 से, बोल तो दिया, आपको चाहिए परसेंटेज। इट मींस दिस, आप बताओ कि वाटर में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज थी, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। कितना मास है सिल्वर का, और टोटल मास कितना है। इट मींस परसेंटेज ऑफ सिल्वर विल बी दिस, ये आ गई परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100। अरे आपको मैं बोल रहा हूं पहले क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। यहां लिख दिया हमने, एक एडिशनल टेबल बना दिया, हमने बोल दिया देखिए बिना परसेंटेज के ये आने वाला नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 1.94 डिवाइडेड बाय कितना, 2.746 इंटू 100, ये किसकी परसेंटेज आ गई, सिल्वर की। अब उसने कहा कि सल्फर 0.268 ग्राम दिया है ना, परसेंट तो नहीं दिया है, इसका मतलब इसको भी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.268 डिवाइडेड बाय वही 2.746। फिर दिया ऑक्सीजन कितना, 0.538 डिवाइडेड बाय अगेन 2.746 इंटू, ये क्या निकल गई जी उसकी। अब इस परसेंटेज से निकालेंगे हम क्या, रिलेटिव मोल्स। जो परसेंटेज आएगी उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 108 से। इसको डिवाइड कर देंगे 108 से, यस और नो। इसको डिवाइड कर देंगे 32 से, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 16 से। पर निकालो परसेंटेज और करो डिवाइड, कितना परसेंट आया, 70.648 को मैं 70.65 लिख रहा हूं, यस और नो। 0.268 डिवाइडेड बाय 2.746 इंटू 100। अब आपको यहां देखना है कि क्या आप सही कर रहे हो, यहां से पता लगेगा। ये कौन है, परसेंटेज, 70%, 9%, ऑलमोस्ट 80 हो गया, और 20 हो गया 100, इसका मतलब सही है। अब निकालो रिलेटिव मोल्स, ये आए सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब इसको होल नंबर में लिखना है, तो 0.65 को आप 0.65 ही लिख सकते हो, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। 0.305 को क्या लिख दूं, 0.31। 1.225 को क्या लिख दूं, 1.23। यस सर नो। लो जी, अब हमारे पास आ गया क्या, एजी रेशो एस रेशो ओ, क्या क्या आ गया, 0.65 रेशो 0.31 रेशो 1.23। सिंपलेस्ट होल नंबर, ये होल नंबर थोड़ी है। सो 2.01 को क्या लिखोगे आप, 2 एजी एस एंड ओ, तो इसको लिख दिया आपने 2। ये बताओ कि एस को क्या लिखोगे, 1। ये बताओ कि सिंपल होल नंबर में इसको क्या लिखोगे, 4। तो ये बताओ कि आपका आंसर क्या आया, क्या होता भी है वो। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और सल्फेट की 2। क्या फॉर्मूला होना चाहिए, Ag2
जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ वही है। सुन लिया? सामने दिए गए क्वेश्चन को नोट करें और घर से करके लाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।